थंबनेल देख के आप समझ तो गए होंगे कि वीडियो क्या है। तो बाइकर्स ना आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स वगैरह में और रील वगैरह में, जैसे इनका एक इंसिडेंट है जो बहुत पॉपुलर होता है कि जर्मनी में ना एक बच्चे को कैंसर था। उस बच्चे का मतलब ड्रीम था कि वो बाइकर बनेगा, वो एंजॉय करेगा, दुनिया को घूमेगा। तो बाइकर्स को जब ये बात पता चली किसी बाइकर क्लब को, तो हजारों की गिनती में बाइकर्स आ गए उसके घर के बाहर और परेड निकाली और उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, और उस बच्चे को प्रॉपर एक लेदर जैकेट दी, उसको ग्रुप का मेंबर बनाया, उसको अपनी बाइक पे घुमाया, एक तरीके से एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज करा उसके लिए। तो ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बाइकर गैंग्स की रियलिटी क्या है, क्योंकि जो रियलिटी है ना वो बहुत ही स्केरी है, डरावनी है और बहुत ही डीप है यार, वो पता लोगों को पता नहीं होता। तो वही मैं आपको आज समझाऊंगा। बाइकर गैंग की जो हकीकत है ना वो जाती है पीछे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा केओस हुआ, ये आपको पता है। जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये सारे के सारे सीधे सीधे इन्वॉल्व थे उसमें। इनके जो लोग थे, यूथ था उसका 50-60% सोल्जर ही था। अब कुछ सोल्जर थे, कुछ मेडिकल टीम में थे, कहीं थे, लेकिन एक तरीके से सब वॉर ही लड़ रहे थे। अब ये जो 4-5 साल वॉर चला, उससे भी ज़्यादा ही चला वैसे तो। वॉर तो चलो 4-5 साल दिखाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे थे। तो उस टाइम पे जो सोल्जर्स थे ना, वो वॉर ख़त्म होने के बाद में जब घर वापस आए, रिटायरमेंट वगैरह हो गया उनका, तो उन्होंने वॉर में तो बहुत कुछ देखा हुआ था। उनके जो हार्मोन्स थे, बॉडी के केमिकल्स थे, वो तो डिफरेंट तरीके से फ्लो करते थे भाई। एड्रेनलिन रश होता था बहुत ज़्यादा, और डोपामाइन हिट्स, डोपामाइन बूस्ट, मतलब हार्मोन्स होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब घर पे आने के बाद में पीस टाइम में ये लोग सोसाइटी से अपने आप को कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में मान लो प्रोफेशनल्स हैं, कोई बैंक में काम करता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ऐसे काम में पहली चीज़ तो इनको स्किल्स नहीं आती, दूसरी चीज़ स्किल्स आती भी हो तो ऐसे काम में इनको किक नहीं मिल रही और बैठ नहीं रहा हिसाब इनका। तो वहाँ से, और वर्ल्ड वॉर 2 में एक और चीज़ हुई थी कि बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। उस टाइम पे गाड़ियाँ इतने ज़्यादा उनका विकास हुआ नहीं था, गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होती थी, अमीर लोग ही खरीद पाते थे, बाइक बहुत चलती थी। और जब ये मिलिट्री में बाइकों का इस्तेमाल भी बहुत होता था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारी बाइक्स का इस्तेमाल हुआ था। सामान लेके जाना है, बंदे को लेके जाना है, सोल्जर्स को लेके जाना है, ऐसी चीज़ें बाइक से ही होती थी। 2 बाइकें इस्तेमाल होती थी इस टाइम पे, हार्ले डेविडसन WLA, और एक आती है इंडियन स्काउट 741। 2 बाइक से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन ये 2 मेजर बाइक थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। अब जब वॉर खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर, तो ये सारी बाइक जो है वो मार्केट में आ गई। इतनी बाइकों का मिलिट्री क्या करेगी, मार्केट में आई तो ये बहुत सस्ती हो गई। और ऑलरेडी जो वॉर में सोल्जर्स लड़े थे वो अपने घर आ गए, तो उन्हें ये बाइक वैसे भी पसंद आएंगी, क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री का पार्ट है। तो उन्होंने वो बाइकें खरीदनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे जब सोसाइटी में उनको किक नहीं मिली, उनको पीस नहीं मिला, जो पीस, सो कॉल्ड पीस आ गया था वॉर के बाद, तो इन्होंने वो बाइक चलाने लग गए, और साथ में ये दोस्ती होने लग गई इनकी अच्छी खासी। तो ये बाइकर क्लब बनने लग गए छोटे मोटे, और ये एंजॉय करने लग गए रोड्स पे, ट्रैवल करते थे, घूमते थे, पार्टी करते थे, बियर वगैरह पीते थे साथ में मिलके, ये सारी चीज़ें होती। और धीरे धीरे इनकी जो गिनती है ना वो भी ज़्यादा होने लग गई। जैसे मैंने बताया था कि 50-60% तो सोल्जर्स ही थे, तो गिनती अच्छी खासी थी इनकी। तो धीरे धीरे बाइकर क्लब की जो गिनती है वो बढ़ गई। फिर 1947 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ कि कैलिफोर्निया में उस टाइम पे पूरे यूएसए में इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड चल रहा था। इंडिपेंडेंस डे था और उसका हफ्ता चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे ऑलमोस्ट। ये बाइकर क्लब जो थे ये तो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे भाई, सोल्जर्स थे पहले, तो एंजॉय कर रहे थे। और एंजॉय करते करते भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई बाइकर्स की, इतनी ज़्यादा हो गई कि आपस में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। और कभी कभी लोकल पॉपुलेशन, मतलब हो ही जाता है वो चीज़, जब दारू वारू पी रहे हो साथ में बैठ के, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे। इनके जो लड़ाई झगड़े हुए तो वो मीडिया ने बहुत तेजी से कवर करे। एक तरीके से पहली बार इनकी इमेज बननी स्टार्ट हुई। एक बंदा था जो बाइक पे खड़ा है, बियर फोड़ रहा है, उसके साथ उसकी फोटो खींच ली और मैगजीन में डाल दी, ये सारी चीज़ें। तो ये 2 तरीका का असर करके गया सोसाइटी पे। एक तो जो सोसाइटी की पॉपुलेशन थी, नॉर्मल जो जेंटलमैन टाइप के लोग होते हैं, वो तो इनको हेट करने लग गए। लेकिन जो यूजुअली टीनेजर्स होते हैं या जो काम काज में परेशान हो जाते हैं, जो एक खुली जिंदगी जीना चाहते हैं, वो इनको एडमायर करने लग गए। तो 2 तरह की पॉपुलेशन बन गई और इनकी एडमिरेंस भी अच्छी खासी शुरू हो गई, मतलब लोग इनको पसंद भी करने लग गए। लेकिन जिस टाइम पे ये झगड़ा हुआ था उस टाइम पे मीडिया में बवाल हुआ था अच्छा खासा। तो एक एसोसिएशन होती थी उस टाइम पे, अभी भी होती होगी, अमेरिकन मोटरसाइकिल एसोसिएशन। इन्होंने आके मीडिया में सफाई दी कि भाई आप ज़्यादा बवाल कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो जाते हैं। 99 इन्होंने एक लाइन बोली कि 99% जो बाइकर्स होते हैं ना वो लो अबाइडिंग होते हैं, मतलब कंट्री के लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ गलत नहीं करते। सिर्फ वो 1% लोग होते हैं जो ड्रामेबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ये बात ना बाइकर्स के, कई सारे बाइकर्स के ईगो पे लग गई। उन्होंने अपने आप को बोलना ही शुरू कर दिया कि हम तो 1%er है, तुमने 1% बोला था ना, तो हम 1%er ही है। और 1%er सिर्फ नाम नहीं है, उसका एक मीनिंग है कि हम जो है तुम्हारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, उन्हें फॉलो भी नहीं करते, हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहीं से क्लब का
इन बाइकर क्लब्स का ऑफिशियली फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। हेल्स एंजल्स एक क्लब है, अच्छा खासा मेजर और सबसे स्केरी क्लब माना जाता है। इसके थ्रू मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, इसके थ्रू, बाकी और भी क्लब्स हैं लेकिन इसके थ्रू। तो हेल्स एंजल्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ। चैप्टर होता है ब्रांच, जैसे बहुत सारी कंपनीज की हर स्टेट में, हर शहर में ब्रांचेस होती है ना, ऐसे ही इनका पहला चैप्टर शुरू हुआ फोंटाना में, फिर दूसरा प्रोबेबली शायद सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद शायद ओकलैंड में। अब जब ओकलैंड में इसका चैप्टर खुला ना, तो वहाँ पे एक बंदा था हेल्स एंजल्स में, उसका नाम था सोनी बार्जर्स। इस बंदे ने होप दिखाई इन लोगों को कि भाई ये बाइकर क्लब सिंपली बना रखे हैं तुमने, हम सिर्फ सिंपली काम करने के लिए थोड़ी है, हम तो एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स हैं पास्ट के, हम तो पूरी की पूरी एक फोर्स बना सकते हैं, आर्मी बना सकते हैं। इसने पूरा का पूरा शेप ही चेंज करना शुरू कर दिया क्लब्स का। जैसे पहले तो क्लब्स रैंडम होते थे, कोई भी आओ ज्वाइन करो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया कि भाई क्लब होगा, उसके चैप्टर्स होंगे, मतलब ब्रांच होंगी, हर ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सार्जेंट, सार्जेंट इन आर्म्स और रोड कैप्टन, जो रोड पे बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब होगा। और जो इनकी लेदर की जैकेट होती है वो भी सिंपल जैकेट नहीं होगी, प्रॉपर यूनिफॉर्म टाइप जैकेट होगी। उस पर जो यहाँ पे बैचेस होते हैं ना, जब पुलिस और आर्मी में देखें, वैसे करके उस पर लिखा होगा कि भाई ये आदमी प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, उसका चैप्टर का नाम लिखा होगा ब्रांच का, और उसके अलावा उसकी कौन से क्लब का है वो भी लिखा होगा, और साथ में लोगो होगा। जो हेल्स एंजल्स का एक लोगो है ना प्रॉपर, जो डेड हेड की तरह जो लोगो आता है वो होगा, ताकि पता चल सके ये बंदा है कौन एग्जैक्टली। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लोगों को पसंद आया, मतलब जो क्लब के मेंबर्स थे उनको पसंद आया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और जो सोनी बार्जर्स था वो ऑटोमेटिकली लीडर बन गया वहाँ का, उस क्लब का। और धीरे धीरे जो क्लब थे ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया। हेल्स एंजल्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब था ये उस टाइम पे। और जब ये एक्सपेंड हुआ तो फिर इनका नेटवर्क बढ़ने लग गया। अब उस टाइम पे यूएसए के अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा था। कुछ टाइम बाद 1960s के टाइम पे जैसे वियतनाम में वॉर चल रहा था, और उसमें यूएसए सीधे सीधे वॉर में लड़ रहा था, और कई लोग यूएसए के अंदर ऐसे थे जो उस वॉर का अपोज कर रहे थे कि भाई क्यों ज़बरदस्ती वियतनाम में जाके वॉर कर रहे हो, बॉम्बिंग कर रहे हो। तो एक तो वो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीस चाहते थे, और दूसरे जो और भी लोग थे जो ये कहते थे कि भाई हमारे सोल्जर्स वहाँ पे मर रहे हैं और तुम फालतू का प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भाई पीस वेस, ऐसा नहीं होता है। और ये जो बाइकर्स क्लब्स थे, स्पेशली सोनी बार्जर, ये भी बहुत हेट करता था कम्युनिस्ट्स को, और ये पीस वीस की जो प्रोटेस्ट करते थे ना, इनको भी टू द डीप हार्ट ये लोग हेट करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई वियतनाम में हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो वहाँ पे लड़ते हैं उस टाइप से। फिर क्या हुआ, 1965 के आसपास की बात है ये, तो प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब ये जो क्लब मेंबर्स थे ना, बाइकर क्लब, इनके आपस में बातचीत तो चलती थी कि भाई क्या फालतू का नाटक है, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये ट्रू पैट्रियट्स की तरह अपने आप को दिखाते थे। तो इनमें एक बंदा हुआ करता था 6 फुट 7 इंच का, लंबा चौड़ा, उसका नाम था, निकनेम था टाइनी। टाइनी तो वैसे छोटा होता है लेकिन निकनेम उल्टा था उसका। उसने क्या किया, एक जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो उसमें घुस गया, ठीक है, और मारने लग गया लोगों को। उसने तोड़ फोड़ कर दी और लोगों को उधेड़ने लग गया जो भी उसमें थे प्रोटेस्ट में, और ये मीडिया न्यूज़ बन गई एकदम से। तो सोनी बार्जर्स जो है वो मीडिया में आया, पब्लिकली इंटरव्यू दिया उसने बोला कि देखो, पहली बात तो यह है कि जो फालतू के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं इनको हम हेट करते हैं, ये बहुत गंदी चीज़ है, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, पर फिर भी जो है हम इन प्रोटेस्ट से दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, उसके अलावा बाकी हम इनको हेट ही करते हैं, ये बात क्लियर कट है। एट द सेम टाइम सोनी बार्जर्स इतना ज़्यादा सीरियस था इस बात को लेके, और हेल्स एंजल्स की जो पॉपुलैरिटी थी ना बाइकर क्लब की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कैसे। सोनी बार्जर ने प्रेसिडेंट को, यूएसए के प्रेसिडेंट को लेटर भेजा कि भाई हम जो है वो वियतनाम में लड़ना चाहते हैं यूएसए की तरफ से, और हम गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह लड़ेंगे, मतलब हम अंदर जाएंगे और सोल्जर्स की तरह नहीं, हम छुप छुपा के लड़ेंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर पता ही आपको क्या होता है। और ये उसने लेटर भेजा। ट्रू पैट्रियट एक तरीके से अपनी इमेज दिखाना चाहता था, और वो काइंड ऑफ थे भी, जो भी है मतलब उनकी आइडियोलॉजी। लेकिन फाइनली वो व्हाइट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, ऑफ कोर्स उसको परमिशन नहीं दी। लेकिन ये सब कुछ हुआ है, ये मजाक नहीं है, सब कुछ हुआ है। अब ये सारा इंसिडेंट खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर बाइकर क्लब जो है वो तो धीरे धीरे पनपते ही जा रहे थे। कुछ लोगों का सपोर्ट भी था, कुछ लोगों का इनका मतलब वो भी था कि एडमायर करते थे भाई। अब 1969 में एक और इवेंट हो गया मेजर इनका। इवेंट क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ कि यूएसए के 2 सिटी हैं मेजर, वैसे तो बहुत सिटी हैं लेकिन 2 हैं, न्यूयॉर्क और एक कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क पड़ता है यूएसए के, अगर मैप में देखोगे तो बिल्कुल ईस्ट कोस्ट पे, इधर पूर्व की साइड, और जो कैलिफोर्निया है वो पड़ता है पश्चिम की साइड, वेस्ट कोस्ट पे। तो उस टाइम पे न्यूयॉर्क में एक म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था, वुडस्टॉक करके। तो अब इनकी थोड़ी राइवलरी चलती है, हालांकि कोई बड़ी ऐसी राइवलरी नहीं है, थोड़ी राइवलरी है कि ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट काइंड ऑफ। तो वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ वुडस्टॉक करके। अब कैलिफोर्निया भी चाहता था, कैलिफोर्निया के लोग, कि हम भी एक म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराएंगे, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे म्यूज़िक फेस्टिवल या म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह इतने होते नहीं थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उसका।
और न ही सिक्योरिटी एजेंसी थी, क्योंकि भाई लाखों की गिनती में भीड़ आती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो फेस्टिवल कराया उसने हेल्स एंजल्स को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई फाइनली सिक्योरिटी एजेंसी में लोग कहाँ से आते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग होते हैं वो सोल्जर्स ही तो होते हैं। तो हेल्स एंजल्स वहाँ सिक्योरिटी करने आ गई, लेकिन जो लोग थे हेल्थ उसमें बाइकर क्लब में, ये हेल्स एंजल्स के, ये सिक्योरिटी करने सिंपली थोड़ी आए थे। इनका ये तो हाथों में इनके वेपन्स भी रहते थे, जैसे वेपन्स ज़्यादा बड़े नहीं, चाकू वाकू और डंडे वंडे, और साथ में बाइक जो होती है उनकी चैन, ठीक है। तो ये वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लग गए कि भाई क्राउड जो है उसको कंट्रोल करो और वो स्टेज पे ना जाए। इसके बीच में एक मेजर इंसिडेंट हो गया। एक बंदा था मेरेडिथ हंटर करके। मेरेडिथ हंटर जो था ये 18 साल का लड़का था, यंग लड़का था, और ये स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहा था। और ये बताया जाता है, अब ये सच कितना है कितना नहीं है ये पता नहीं, ये बताया जाता है कि इस बंदे के हाथ में गन भी थी, बंदूक भी थी। तो जब ये सब हुआ ना, तो हेल्स एंजल्स का एक बंदे ने इसको पकड़ लिया, पहले तो मेरेडिथ हंटर को गन वन छीन ली और फिर इसके पेट में चाकू मार दिया और इसकी डेथ हो गई। ये इंसिडेंट जब हुआ, पहली चीज़ तो ये थी। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि हेल्स एंजल्स जो है ना वो टोटली वाइट ग्रुप है। वाइट मतलब उसमें सिर्फ गोरों को ही इनविटेशन है, उसमें ब्लैक पीपल को नहीं लेते। ऊपर से जब ब्लैक एक यंग आदमी की डेथ हो जाए तो मामला तो गड़बड़ाना ही था। ये बहुत बड़ी मीडिया न्यूज़ बन गई और हेल्स एंजल्स जो है वो पूरे देश में पॉपुलर हो गया। यहाँ जो है हेल्स एंजल्स सिंपल बाइकर क्लब से बाइकर गैंग बन गया, मतलब जिसने एक क्राइम भी कर रखे हैं। धीरे धीरे इनका जो नेटवर्क है वो बढ़ने लग गया। अभी तक तो ये यूएसए में ऑलमोस्ट हर जगह पे अपने क्लब खोल दिए थे इन्होंने। सोनी बार्जर्स की पीछे से अगुवाई थी, यूएसए के हर एरिया में ये ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम और भी क्लब्स फॉर्म होने लग गए। और दूसरा एक और चीज हुई कि वियतनाम से जो सोल्जर्स वापस आए थे ना, वो भी बाइकर क्लब बनाना चाह रहे थे। वियतनाम का वॉर खत्म हो गया था, लेकिन हेल्स एंजल्स ने उनको एंट्री नहीं दी। एंट्री क्यों नहीं दी? क्योंकि ये लोग ब्लैक पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते थे और आर्मी में तो ब्लैक मैन भी थे। तो उन्होंने फिर जो है इनके अपने आपस में एंट्री तो मिली नहीं, तो उन्होंने अलग क्लब खोल लिया, उसका नाम हुआ मंगोल्स। और मंगोल्स जो क्लब बना, इनकी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वायलेंस जो है वो पहले थोड़ा बहुत ही था, वो ज़्यादा बढ़ने लग गया। एट द सेम टाइम जब क्लब ये भी थे और ऊपर से साथ में और 2-3 क्लब मेजर क्लब खुल गए और छोटे मोटे तो बहुत सारे थे। बिग 4 बोलते थे उन्हें यूएसए के अंदर। एक तो यही हो गए तुम्हारे हेल्स एंजल्स, फिर थे आउटलॉज, फिर थे पैगन्स और फिर थे बैंडिडोज, ये करके क्लब्स थे। अब ये सारे क्लब जो है वो एक्सपेंड करने लग गए। हेल्स एंजल्स ने तो अच्छा खासा एक्सपेंशन ऑलरेडी कर रखा था, अब ये ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करने लग गए। इनमें से कुछ बंदे तो पहले न्यूजीलैंड पहुंच गए। न्यूजीलैंड तो बहुत दूर है इनसे, काफी दूर है। न्यूजीलैंड के पास ही ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पे भी क्लब्स खुलने शुरू हो गए। उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा, इन दोनों कंट्रीज में क्लब खुलने शुरू हो गए। अब जब आप अपना क्लब का आप एक्सपेंशन करोगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। भाई पैसा तो चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्लब हाउस बनाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो जब ये कनाडा पहुंचे तो कनाडा में पहुंचने के बाद में इनकी फाइट होनी शुरू हो गई वहाँ के लोकल क्लब से, जिसका नाम था रन मशीन। हेल्स एंजल्स पहुंचा था और रन मशीन और इनके बीच में इतने गंदे वाले झगड़े हुए कि मतलब कई सालों तक ये झगड़े चले कनाडा के अंदर, और अप्रॉक्सीमेटली 132 लोगों की जान गई और 400 के आसपास लोग इंजर्ड हुए उस पूरे झगड़े में। कंट्रोल लेना चाह रहे थे वहाँ का। अब कंट्रोल क्यों लेना चाह रहे थे? क्योंकि भाई इस टाइम तक जब आप अपने क्लब्स को बढ़ाओगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा? इन लोगों ने धीरे धीरे इलीगल एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया, जैसे कि ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें गंदी गंदी जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनमें से काफी सारी। और ऑब्वियस सी बात है यार कि ड्रग माफिया को इससे बढ़िया स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, जो हर जगह फैला हुआ है, बाइकों पर ट्रैवल करता है और साथ में इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, कोई इनसे पंगे नहीं ले सकता, पैसे का भी इशू इतना बड़ा नहीं होगा। एक तरीके से ड्रग पे कंट्रोल करने का, ड्रग ट्रेड पे इनकी आपस में झगड़े शुरू हो गए कि किसका कब्जा कहाँ पे होगा। और कनाडा में इनके अच्छे खासे झगड़े हुए रन मशीन के साथ, सॉरी रन मशीन नहीं, रॉक मशीन। फाइनली जो है इन्होंने रॉक मशीन को डिफीट कर दिया और हेल्स एंजल्स जो है वो कनाडा में डोमिनेट करने लग गया। इसके बाद में ये पहुंचे यूरोप। यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज, वहां पहुंचे और वहां पे लड़ाई झगड़े हुए बैंडिडो ग्रुप के साथ। हेल्स एंजल्स के बैंडिडो अलग ग्रुप है, वहां पे तगड़े झगड़े हुए। इस टाइम तक इनके पास इतना असला आ चुका था कि पहले तो नाइफ्स और साइकिल की चेन वगैरह होती थी। आज के टाइम पे इनके पास मशीन गन से लेके, ग्रेनेड से लेके और रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, ये सब चीजें भी थी। आप इमेजिन कर सकते हो। इनफैक्ट डेनमार्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था कि बैंडिडो के ग्रुप के बंदे ने रॉकेट प्रोपेलर के थ्रू ग्रेनेड फेंका था हेल्स एंजल्स के क्लब हाउस पे।
पूरी दीवार वगैरह टूट गई थी और फिर बंदूकें चल रही हैं ऐसे ही पूरे स्ट्रीट में। मतलब डेनमार्क के लोग जो थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो तो शॉक्ड थे कि चल क्या रहा है। इसके बाद में जो जाके अथॉरिटीज ने इनके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट करा और कंट्रोल करना स्टार्ट करा इन्हें 2000 के बाद में। हालांकि ये अभी तक भी कोई एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इनका एक तो एक्सटिंक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई लेदर जैकेट पहन के हार्ले डेविडसन पे एक बंदा है, अब उसको आप क्रिमिनल थोड़ी बोल सकते हो जब तक उसने कोई क्राइम करा ना हो या आपके पास एविडेंस ना हो। कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं कि भाई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो पकड़ लो। एक तरीके से पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से टाइम के साथ जब लॉ एनफोर्समेंट, FBI और इन लोगों ने इन पे नकेल कसने की कोशिश करी हर जगह ही, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप में भी, हर जगह अथॉरिटीज ने, वो भी ढंग से नहीं कस पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने रूल्स बदल दिए। अब इनके जो मेंबर्स होते थे ना, ऐसे नहीं होते कि भाई कोई भी आओ और इनके मेंबर बन जाओ। जैसे कोई जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, पहले उनके साथ ही तुम्हें मिलना घुलना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम उनके दोस्त बन जाओगे तो कई महीनों तक, प्रोबेबली सालों तक भी तुम्हें हो सकता है कि ऐसे ही घूमना पड़े उनके साथ, मेंबर भी ना बनो तुम, बस ऐसे ही बाइक वाइक जो घूमती हैं, गाड़ी रोड पे घूमती है, उनमें घूमना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो अंदर आना तो तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह होंगे, तुम्हारा प्रॉपर ट्रायल लिया जाएगा, कई बार तुम्हें क्राइम करने के लिए बोला जाएगा और ये सारी टेस्टिंग के बाद में जाके तुम्हें मेंबर बनने की परमिशन मिल सकती है। और भी अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो सरप्राइजिंग है। जैसे कई क्लब्स में तो लड़कियां अलाउड ही नहीं है, कई क्लब्स में लड़कियां अलाउड हैं, लेकिन उनकी अलाउड है जो मेंबर्स की वाइफ या गर्लफ्रेंड है, और उनकी अगर वो गर्लफ्रेंड और वाइफ है तो उस पर लिखा रहेगा कि फलाना आदमी है। जैसे मान लो जॉन लिखा है तो जॉन्स प्रॉपर्टी लड़की की जैकेट पे लिखा रहेगा, और उसको फिर कोई छेड़ नहीं सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कि क्या हाल होगा। अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस और तगड़े स्ट्रिक्ट है, और आज की डेट में भी ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। आज की डेट में भी ये जो बाइकर क्लब्स हैं, गैंग्स हैं, ये एक्टिव हैं और ऑपरेट करती हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में। कुछ लिमिटेड क्लब्स ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड हैं, बहुत सारे क्लब्स ऐसे भी हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं है, जिनको बाइकिंग ही करना पसंद है। हकीकत जानना सबको ज़रूरी था, क्योंकि भाई भगवान जाने कल क्या हो जाए इंडिया में भी, वैसे तो नहीं होगा प्रोबेबली, पर भगवान ही जाने। तो ये था कि मेरे को बताना था आपको, कि समझाना था। होपफुली आप सब समझ गए होंगे। अच्छी लगे तो ये जो साइड में नीचे वीडियो आ रही है इसको भी देखना, ये भी अच्छी